अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। ईद के बाद सियासी हलचल बढ़ सकती है। एक तरफ अपोजिशन रहनुमाओं की अहम मुलाकातें हो रही हैं। ईद के बाद APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं। दूसरी जानिब नैब की कार्रवाइयां भी तेज तर होती जा रही हैं। आज अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और उनके दो बेटों हमदा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के तहत रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे चुकी है, जिसमें इल्ज़ाम यह है कि शहबाज शरीफ ख़ानदान ने 7,328 मिलियन से ज़्यादा के असासे बनाए, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ कवायद व ज़वाबित के खिलाफ LNG टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट देने, कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर 47 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने और कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अपने और अपने बेटे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी के बैंक अकाउंट में एक अरब रुपए से ज़्यादा की रकूम की मुंतकली की वजूहात फराम करने में नाकामी या इनकार कह सकते हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जामात लगाए गए हैं। बाकायदा तौर पर रेफरेंस दायर कर दिया गया है। अहम बात यह है कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जिस वक्त इन रेफरेंसेस को दायर करने की मंजूरी दी, एन उसी वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब कवानीन में तरामीम पर अहम इजलास हुआ, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि हुकूमत की जानिब से FATF समेत दीगर अहम उमूर पर कानून साजी में इत्तेफाक राय हो सकेगा। लेकिन मामला उलट गया और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त डेडलॉक पैदा हो चुका है। अपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई का बायकआउट किया और मजीद बातचीत से इनकार कर दिया। अपोजिशन का मौकिफ यह है कि हुकूमत ने जहां दीगर बिल्स पर अपोजिशन की तरामीम को कबूल किया, वहीं नैब के कवानीन में तरामीम पर अपोजिशन की तमाम तर तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया और इनकी वजूहात भी नहीं बताई गई। एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट जो थी वो इतना खौफनाक बिल था कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। चेयरमैन नैब, वाइस चेयरमैन और PG की एक्सटेंशन ऑफ सर्विस का बिल भी था, वो विड्रॉ हो गया। जो बाकी रह गया वो वही बिल था, वो ऑर्डिनेंस था जो पहले भी आया था और उसमें एक इजाफा था जो मुकम्मल तौर पर कानून शहादत की नफ़ी थी। तो हमने कहा ये बिल तो किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता। हमने वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। आज दोपहर को मीटिंग हुई तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। शाहिद खाकान अब्बासी के ऐलान के चंद ही लम्हों बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने, जो इस कमेटी की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए अपोजिशन की तजावीज़ भी बताई और इनसे इख्तिलाफ की वजह भी बताई। चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कानून की एप्लीकेबिलिटी जो है उसका आगाज 16 नवंबर 1999 से हो। जो कानून और मसवदा इन्होंने पेश किया है उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग को बिल्कुल इस कानून से हज़फ करने का एक अंदिया दिया गया है। इन्होंने एक बेंचमार्क तयन किया है कि वो केसेस जो 1 अरब से ऊपर हो, मतलब जहां करप्शन की जो रकम है या हुजुम है वो अगर 1 अरब से ज्यादा हो तो वो नैब के जिम्मे में आना चाहिए। ये चाहते हैं कि नैब के से कोई, फर्ज कीजिए कोई जाहिद बकर कोई कन्विक्ट हो गया और अगर उसकी अभी अपील के मराहिल जारी हैं तो वो जहां तक असेंबली और पार्लियामेंट का ताल्लुक है उस पर कदगन नहीं होनी चाहिए। वो कन्विक्शन के बावजूद असेंबली का मेंबर बन सकता है। अगर कोई कन्विक्ट होता है और मेंबर होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो कानून कहता है कि कम से कम वो 10 साल के लिए नाअहल करार पाएगा। दोस्तों का ख्याल है कि 10 साल नहीं होनी चाहिए और उसकी मुद्दत 5 साल होनी चाहिए। हमारे लिए इसको हजम करना, कम से कम तहरीक इंसाफ के लिए इसको हजम करना दिक्कत दिखाई उसमें दे रही है।
नैब कवानीन का इतलाक 1999 से पहले के केसेस पर ना होना, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की कमी की जाए, 1 अरब रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए जाएं, सजा से पहले नैब किसी को गिरफ्तार ना करे, सजा के बाद अपील के दौरान मुलजिम को कौमी असम्बली की रुकनियत से महरूम ना किया जाए और नाअहली की मुद्दत को 10 साल से कम करके 5 साल किया जाए। ये चंद अहम नुकात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत का यह कहना है कि अपोजिशन की तजावीज़ को माना गया तो ना सिर्फ एहतसाब का अमल बल्कि नैब का इदारा खत्म हो जाएगा, बल्कि FATF की जानिब से पाकिस्तान को आलमी तौर पर मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी दावा किया कि हुकूमत की जानिब से कभी भी चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिश नहीं की गई। अखबारात में बहस चल पड़ी कि तहरीक इंसाफ उनको एक्सटेंशन का इरादा रखती है या कानून में ऐसी गुंजाइश पैदा करना चाहती है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन की गुंजाइश होनी चाहिए। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहता हूं, हमारा कोई ऐसा इरादा न था न है। अहम मामला है क्योंकि नून लीग और अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से यह तजवीज़ लाई गई थी जिसके तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की शिक में तब्दीली होनी थी, लेकिन अपोजिशन के एतराज़ के बाद इस शिक को वापस ले लिया गया। अपोजिशन की जानिब से यह दावा भी किया गया कि FATF पर हुकूमती जो कानून साजी है उससे मुल्क आमरीत में तब्दील हो जाएगा, इसीलिए अपोजिशन ने इन तजावीज़ को रद्द किया। लेकिन हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दरअसल हिज़्ब मुखालिफ की जमातें नैब के कानून में अपनी मर्जी की तब्दीला चाहती हैं और इसके बदले FATF कानून पर हुकूमत का साथ देने पर तैयार हैं, जो अगर फौरी तौर पर मंजूर नहीं की गई तो पाकिस्तान को खतरात का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मखसूसी शहजाद अकबर के बकौल FATF के बदले अपोजिशन जो मांग रही है वो नहीं दिया जा सकता उनको, जबकि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने यह बात खुले अल्फाज में चंद दिन पहले एक TV शो में कही। फैटफ बिल पे ये नैब की नेगोशिएशन, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, ये बैठे हुए थे, कहा कि जी ये दोनों क्लब करेंगे हम, कि नैब की रिफॉर्म्स का बिल भी आएगा और FATF भी आएगी। ये मैं आपको साफ बता देता हूं। आप कह रहे हैं कि FATF में ये आपका साथ तब देंगे जब नैब खत्म कर दी जाए। एग्जैक्टली। वाज़े तौर पर नैब कानून में तरामीम का मामला फिलहाल डेडलॉक के बाद जल्द हल होता दिखाई नहीं दे रहा और आने वाले दिनों में सियासी हंगामा राई में इजाफा होता नजर आ रहा है। गुज़श्ता रात नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई और बाद में बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर इत्तेफाक हो चुका। जहाँ तक ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा वो तो सारे अपोजिशन मिलके फैसले लेंगे और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। लेकिन क्या ये मुलाकातें अपोजिशन के दरमियान अदम एतमाद को ख़त्म कर सकेंगी? वही अपोजिशन जो अब तक हुकूमत के खिलाफ हर महाज पर नाकाम हुई, क्या अब मुत्तहिद हो सकेगी? ये सवाल जब मौलाना फजल रहमान से किया गया तो उनका जवाब क्या था वो भी सुन लें। अगर किसी एक पार्टी की तैयारी का लेवल और हो और दूसरी पार्टी की तैयारी का लेवल दूसरा हो तो उसको हम मैनेज करेंगे और उसमें हम एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लेवल पर आकर क्यों शरीक नहीं हुए। इसी की तलाफी के लिए हम सब दोबारा बैठकर सोच रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्या अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नतीजा खेज साबित हो सकेगी? क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज खोलने में कामयाब हो सकेगी और क्या इसका नतीजा इन हाउस तब्दीली की शक्ल में निकलेगा या फिर नए इंतखाबात के मुतालबे में? और क्या अपोजिशन वाकई हुकूमत को FATF कानून पर दबाव में डाल रही है? नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो नैब की ये प्रेस रिलीज हमारे सामने पड़ी हुई है, आपके अकाउंट में 1.5 अरब तकरीबन 1.4 बिलियन, फिर आपके साहबजादे जो हैं, अभी सिर्फ एलिगेशन है तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके अकाउंट में भी तकरीबन 1.294 बिलियन है। जी जी। अब इल्ज़ाम ये है कि यू हैव कंसील्ड ओरिजिन ऑफ अरबों रुपए के, आपके पास मनी ट्रेल नहीं थी और मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस भी आ गया है। साबिक वज़ीर आज़म से तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमारी। मुझे भी नहीं है। हर पैसा जो मेरे अकाउंट में आया है पिछले 35 साल में मेरे अकाउंट से गया है, तमाम डिटेल्स नैब को हवाले की हैं। मैं जब वज़ीर बना, मेरे तमाम काम मेरा बेटा करता था।
जो मेरी इनकम थी वो मेरे अकाउंट में आती थी, टैक्स पेड, एक एक पैसा मेरी इनकम का टैक्स पेड है, वहाँ से मेरे बेटे के अकाउंट में जाती थी। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ये चेक के जरिए। अच्छा, ये जो भाई साहब 1.5 बिलियन मैं बता देता हूँ ना 2 बिलियन जी, ये आपसे उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से नहीं आया? जी, नहीं है नहीं ना, मसला ये है। अच्छा, मेरे आया फंस के 10 करोड़ मेरे पास आया, मैंने 10 करोड़ उसको दे दिया, अब ये 20 करोड़ हो गया। ठीक, उसने काम किया, उसे 10 करोड़ वापस मेरे अकाउंट में दिया, अभी 30 करोड़ हो गया। ठीक, और इनकम आई, हर ट्रांजैक्शन को ऐड करके वो, और मैंने जो अपने बेटे को पैसे दिए हैं वो टैक्स में डिक्लेयर्ड है कि ये गिफ्ट है। अच्छा, हालांकि मेरे बेटे की ट्रांजैक्शन है, बेनामी ट्रांजैक्शन तो है नहीं, चेक से है या बैंक टू बैंक ट्रांसफर आपके अकाउंट से आपके बेटे के पास गए जी, पैसे, बस। और आपके अकाउंट में जहां से आए वो मनी ट्रेल आप दे चुके हैं? मनी ट्रेल क्या, टैक्स पेड ट्रेल दे चुका हूँ, सिर्फ मनी ट्रेल नहीं। अच्छा। कहाँ से आया है, कितना टैक्स दिया है, हर चीज दे चुका हूँ, एक दफा नहीं 3 दफा। और ये जो आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, वो टर्मिनल की जो, उस पर तो काफ़ी डिटेल हम पहले भी बात कर चुके हैं। जी, वो तो अभी 28 अरब का नुकसान होना बाकी है। हाँ, तो मैंने उसे कहा था यार ये नुकसान तो रोक लो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो ना, 28 अरब का नुकसान रुक जाएगा। अच्छा, अब भाई साहब एक तरफ नैब लॉज में अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तफसीली आ गया था, और उसमें जो डैमिंग चीज़ें थी अगेंस्ट नैब के, किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और वो सारी चीज़ें, उस सब कुछ के बावजूद ये रेफरेंसेस वगैरह सामने आना, तो अगर नैब के लॉज ही चेंज हो रहे हैं और नैब को तो ऑलमोस्ट ख़त्म किया जा रहा है, तो फिर इसका मकसद क्या? ये कौन, नैब खुद कर रहा है? ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। मैं प्रोग्रामों में ना आऊँ, नैब के खिलाफ बात ना करूँ, हक की बात ना करूँ, मुल्क के मफाद में बात ना करूँ, तो ये रेफरेंसेस नहीं बनेंगे। मैं करूँगा तो ये बनेंगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत से की है, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आती। मैं तो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी पेश करता हूं। मैं तो कहता हूं कैमरा लगाएं, यहाँ नैब का चेयरमैन बैठे और इन अकाउंट्स की डिटेल्स बताए कि कौन सी इसको समझ नहीं आई, मैं समझा दूंगा, यहीं बैठे बैठे समझा दूंगा। अच्छा, अच्छा, एक जो आपने बड़ी अहम बात की कि ये रकम जो है यकमुश्त नहीं आई, ये 10 करोड़ फिर उसको ऐड किया, जितनी जो मेरी इनकम है मैं अपने बेटे को ट्रांसफर करता हूँ ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके। वो इन्वेस्टमेंट करता है, कारोबार करता है, मुझे पैसे वापस भेज देता है। इन्होंने सारे जो अंदर आए हैं, गए हैं, वापस आए हैं, सबको ऐड करके एक रकम बना दी। अच्छा, ये इल्जामात अगर आप पर साबित हो गए अदालत में, फिर मैं फिर जेल चला जाऊंगा। अदालत में साबित ना करें, यही साबित कर दें, आपको दे दें, आप फैसला कर दें। इतनी लंबी अदालत में क्या जाना है, जो आप फैसला करेंगे मुझे कबूल है। ठीक। अब भाई साहब थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ भी आते हैं। डेडलॉक आ चुका है, अब जो नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस वगैरह पे बात होनी, उसकी वजह क्या है, क्यों? और आपने जिस तरह के मुतालबात उनसे किए हैं, ये तो वाकई अकाउंटेबिलिटी तो टूथलेस हो जाएगी। ये वजह आपने पूछी है, वजह बदनीयती है, और बदनीयती साबित हो गई या क्या आकर असेंबली में बातें शुरू कर दी? नहीं, आपने तो वॉकआउट तो आपने किया, वो तो पहुंचे नहीं। वॉकआउट हमने नहीं किया, मतलब बाइकआउट। ये बाइकआउट भी हमने नहीं किया, हमने वो कमेटी छोड़ दी। हमने कहा आपकी बदनीयती पे, आपकी सारी बातें बदनीयती पे मबनी है। ये बाइकआउट ही हुआ ना? मैं बता, बाइकआउट नहीं है, खत्म हो गई बातचीत। अच्छा, बस बात खत्म। बात ये है कि हमने नहीं कहा नैब ऑर्डिनेंस को अमेंड करें। हुकूमत ने कहा कि 4 बिल उन्होंने कहा अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बेशक ले आए, बात कर लेते हैं। एक यूएनएससी एक्ट का था, एक 2 एंटी टेररिज्म एक्ट के थे, एक नैब का था। नैब पे वो एक कानून लाए, उस कानून में हमने कहा जी ये तो मजाक है, तो वही ऑर्डिनेंस जो आपने किया तो उसको भी बदतर बना दिया है। तो उन्होंने कहा जी अब ऐसा करते हैं कि हम सेक्शन बाय सेक्शन नैब ऑर्डिनेंस को डिस्कस करते हैं। पहले आप बता दें क्या तरामीम आपके ख्याल में होनी चाहिए, उसके बाद हम वो ले जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन सी तरामीम एक्सेप्टेबल है, कौन सी चेंज होनी चाहिए, ताकि हम एक कंसेंसस कायम हो जाए। ये 9 घंटे मीटिंग जारी रही कल। अच्छा, हमने हर सेक्शन को लेकर हमने बता दिया, हमने कोई मुसवदा प्रपोजल नहीं दिया, कोई ड्राफ्ट एक्ट नहीं दिया। हमने बताया जी ये सेक्शन 1 है, ये तरामीम होनी चाहिए, सेक्शन 2 में होनी चाहिए। अब उनका काम ये था कि आज वापस आते वो कहते जी हमें सेक्शन 1 की बात कबूल नहीं है, 2 की बात कबूल नहीं है, 3 हम कबूल करते हैं। जो नाकाबिले कबूल हैं उन पे फिर बात हो जाती है कि उनमें क्या अमेंडमेंट से कबूल हो जाएंगी। ये नेगोशिएशन होती है। लेकिन आपने बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि बस दरवाजे बंद हो चुके हैं, खत्म। उन्होंने कहा जी कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहता है जी कि मुझे काबिले को, हमने उनसे पहले पूछा था जब मीटिंग में आए थे कि
कि आपके पास मैंडेट है। मैंने कहा मेरे पास मैंडेट है, मैं जो फैसला यहाँ करूँगा मेरी जमात उस पर कायम रहेगी। ठीक। आपके पास, मैं पूछा आपके पास मैंडेट है? कहते हैं हमारे पास मैंडेट है। 5 वफाकी वजीर, 3 वफाकी वजीर, 2 एडवाइज़र बैठे हुए हैं, कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी। तो उनकी बात पे यकीन तो करना पड़ता है ना। ठीक है। अब वो आगे कहते हैं जी हम मजबूर हैं, ये उनके लफ्ज़ थे। हमने कहा जी आप मजबूर हैं? शाह महमूद साहब ने कहा मजबूर जी, ये सारे सब ने कहा। हमने कहा आप मजबूर हैं? हमने कहा आप मजबूर हैं, हमें अब मजबूरी का एहसास है, हम तो बिल नहीं लाए थे, खुदा हाफिज, फिर वक्त बस ज़ाया करें। अच्छा, ये जो FATF वाला मामला है तो उसमें तो उनकी तो बेसिकली गवर्नमेंट की टेक ये है कि अगर ये हम ना करें, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो वो करवाना चाह रहा है, तो FATF में तो पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता है कि सर पर तलवार हमारी लटक रही है। जी, मैं ये भी वजाहत कर देता हूँ, यहाँ भी ये सब झूठ है। 4 बिल इन्होंने कहा। हाँ। 4 बिल। पिछले मंडे कोई मीटिंग हुई थी, आज ट्यूसडे है, आज 8वां दिन है। 4 बिल हुकूमत ने कहा, हमने नहीं कहा, जिसमें एक नैब था, एक UNSC एक्ट था, 2 एंटी टेररिज्म के थे। एक एंटी टेररिज्म का बिल इतना खौफनाक था कि हमने कहा ये तो सारा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, ये तो फैशिज्म आ जाएगा, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी इस मुल्क में, कोई आदमी महफूज नहीं रहेगा। इतना गलत था। हमने कहा यार उस आदमी से मिला दें जिसे ये ड्राफ्ट किया है। सब चुप, कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं था। बिल आखिर उन्होंने कहा जी हम इस बिल को विड्रॉ करते हैं, वो बिल ख़त्म हो गया। अच्छा, 2 बिल रह गए, उन दोनों में हमने अमेंडमेंट्स करके दी कि जनाब ये बिल गलत हैं जो आपने बनाए हैं, ये अमेंडमेंट करेंगे तो आपका काम होगा। वो करके दे दिए हैं। अभी उन्होंने उसका मंजूरी दी या नहीं दी मैं नहीं जानता हूँ। ये सारी बात है FATF की। अच्छा, इसके अलावा कोई बिल हमारे पास नहीं आया, ना किसी की बात हुई। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है आफ्टर ईद जी, कुछ फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट निकल आएगा? ये एक प्रोसेस होता है। अब तक तो ओपोजिशन, आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अगर खान साहब की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए जा सकते हैं तो ओपोजिशन की परफॉर्मेंस पर उनसे ज़्यादा सवाल उठाए जा सकते हैं। जी, आमतौर पर उठाए नहीं जाते। हकीकी आमतौर पे हुकूमत की परफॉर्मेंस पर सवाल होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बात यहाँ पर पहुंची है कि आप हमसे मुतमईन नहीं कि आप अपोजिशन ठीक नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया। हो सकती थी इस सेंस में कि अगर आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ये गलत कर रहे हैं तो मुतबादिल कुछ पॉलिसी आपस में बैठने के लिए अभी तक नहीं। मेरे भाई मुतबादिल किस आपस में अपोजिशन बैठे? जी, अपोजिशन बैठती है, हर रोज बैठती है। नहीं, देखें टॉप टियर लीडरशिप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकता है अगर शहबाज शरीफ बीमार ज्यादा हो गए, हो जाएगी मीटिंग, ईद के बाद हो जाएगी। अब मीटिंगें शुरू हो गई हैं, वो हो जाएगा। हर वक्त इस चीज़ का वक्त होता है। अपोजिशन एक प्रोसेस का नाम है, ये एक दिन का नाम नहीं है कि आज कुछ हो जाएगा कल मुआवजा हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, असेंबली के अंदर भी होता है, असेंबली के बाहर भी होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी होता है, ये सब मामला चलता है। एतमाद की फिजा भी बनना शुरू हुई है? जी बिल्कुल, एतमाद की फिजा है। अच्छा, ये बात मत भूलें कि हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं। हमने कल इलेक्शन लड़ना है आपस में, ठीक, लेकिन आज हम एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए और पाकिस्तान की अवाम की तकालीफ दूर करने के लिए। इस बात पर हम इकट्ठे हैं कि ये इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, अवाम की तकलीफ में इजाफा कर दिया है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? ये बैठेंगे, लायमल बनाएंगे कि इन तकालीफ को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर उनका हाल हुकूमत को हटाने में है, उसके जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी दे। इन हाउस चेंज की आप बात करें, इन हाउस चेंज हो, सड़क पे चेंज हो, ये सब जमहूरी अमल का हिस्सा है। अच्छा, हम सिर्फ एनार्की नहीं चाहते, हम कोई ऐसा अमल नहीं चाहते कि जमहूरियत जाती रहे। ठीक, ये अब भाई साहब इसमें 2 चीज़ें। अभी तक नून लीग की लाइन ये थी कि हम इन हाउस चेंज के उसमें नहीं है, हम सीधा इंतखाबात चाहते हैं। अभी थोड़ी बहुत लचक मैं देख रहा हूँ आपके उसमें कि इन हाउस चेंज भी हो, जैसे भी हो, हिकमत अमली आखिर में तय करेंगे हम। वो तो पार्टियां तय करेंगी ना। इन हाउस चेंज, अदम एतमाद जो है, मैंने पहले भी बताया, जो पाकिस्तान के आइन में है, वो बहुत एक नामुमकिन काम है क्योंकि उसका प्रोसेस इस किस्म का है। ठीक, लेकिन एक वक्त आता है कि इत्तेहादी इतने तंग हो जाएंगे, हो चुके हैं, क्यों कहेंगे यार हुकूमत से हमारी जान छुड़ाओ, हमारी तो सियासत ख़त्म कर दी है इस हुकूमत ने, तो फिर उसके अंदर भी तब्दीली आ सकती है। ठीक, सर शहबाज शरीफ साहब से पार्टी लीडर, मतलब आप जैसे लोग जो हैं, कितने मुतमईन हैं उनकी बतौर लीडर कारकर्दगी से? देखिए, लीडर कारकर्दगी आप असेस करेंगे ना जी, हम तो उनके साथ काम करते हैं, हमसे वो मशवरा करते हैं, हमारे मशवरे को मानते हैं, कहीं डायरेक्शन दे देते हैं। उनकी सेहत ख़राब रही है, वो पब्लिक में इतना नहीं आ सके, उस वजह से आप हज़रात सारे सवाल करते हैं, लेकिन हमें 24 घंटे अवेलेबल हैं।
मेरा दिन में 10 दफा मेरा उनसे रब्ता हो जाता है, कोई इशू पूछना हो, उन्होंने हमें डेलीगेट भी की अथॉरिटी, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। सर ये नैब का जो मामला है, अब जबकि दरवाजे ऑलमोस्ट, सियासत में तो कहते हैं दरवाजे कभी बंद नहीं होते, खुले रखे जाते हैं, लेकिन ये मामला, इसका मतलब कि डेडलॉक इज जस्ट डेडलॉक, ये खत्म नहीं होने वाला। एतमाद की फजाई खत्म होगी ना। हुकूमत ने कहा, हमने एतमाद किया कि बात करते हैं, वो बदनीयती से बातचीत कर रहे थे, उनकी नीयत ठीक नहीं। लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है भाई साहब, उसमें वजन इस सेंस में कि जो आप या तो नैब को बिल्कुल स्क्रैप कर देना, नहीं ना माने ना, जो शिक्के हमने दी हैं ये क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ, हमने रख दी कि हमारे ख्याल में ये तब्दीली आप करेंगे नैब के ऑर्डिनेंस में, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो CII ने कहा है, उसके मुताबिक नैब हो जाएगा और ये इंतकाम का इदारा नहीं होगा, ये एहतसाब का इदारा होगा। अच्छा ठीक। शाहिद खकाना भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाज़ीन, आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकाना भाई साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की, खुसूसन नैब लॉस के हवाले से। ये तकरीबन डेडलॉक आ चुका है। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे कुछ तल्ख सवालात उनके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक राजीन। ब्रेक से पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकाना भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो नैब लॉज में तरामीम और अमेंडमेंट्स वगैरह होनी थी, वो दरवाज़ा, वो बाब जो है अपोजिशन तकरीबन बंद कर चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मामला तकरीबन अपोजिशन की तरफ से तो ख़त्म हो चुका है, और शाहिद खकाना भाई साहब ने अभी हमारे शो में ये कहा कि सब कुछ एग्री कर गए थे जब सारी डिस्कशन कल हुई। आज अचानक उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर कर दी, तो एतमाद की फ़िज़ा तो उन्होंने ख़त्म कर दी थी हुकूमत ने वहीं पे कौमी असम्बली में, तो उन्होंने कहा था कि इस पर आगे कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो देखें, बात ये आदिल के जब आप किसी एक बिल जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का हो, जो कि हमारे पार्टी का नहीं बल्कि अपने पूरे उसका फैटअप का जो बिल था जी, उससे इन्होंने मुंसलिक कर दिया था, यानी नेगोशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ नैब, तो वो तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज हम तो यही कह रहे थे कि हमने एक जो इसका एक बिल का दूसरे बिल के साथ ताल्लुक नहीं है, तो वो इसके साथ इसको कंडीशनल दूसरे लफ्जों में बना रहे थे, यानी कि वो ये हम पे प्रेशर डालना चाह रहे थे कि हम नैब में वो ऐसी अमेंडमेंट्स ले आए जो कि उनकी मनपसंद हो। अब ऐसे तो हो नहीं सकता, बिकॉज देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा एस्टेब्लिश एक ओपिनियन रहा है कि हम नैब के इदारे को या ये नैब के जो प्रोसेस है उसको हम बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते। हम उसको बिल्कुल एक लंगड़ा लूला किस्म का लॉ जो कि ऑलरेडी उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक इशू है, तो हम तो इस उसमें नहीं कर सकते इस माहौल में कि उनकी मनपसंद हो, जिसमें कि अब देखिए ना उनकी टीम में तो सारे जो है तो ऑलरेडी जो नैब के उसमें है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो नेगोशिएट करना तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कल जो लोग अंदर जेल में है वो कल ये कहें कि जी ठीक जेल को बंद कर दो। अच्छा शिबली साहब, इसमें जो क्वेश्चन है वो यही है कि तहरीक इंसाफ इक्तदार में ही एहतसाब के बयानिए पर आई, लेकिन अभी तक देखें 2 साल हो गए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें भी ये कहा गया कि नैब जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है और वो इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ एक ही तरफ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हुकूमत की साइड पर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ये ऐसे में तो फिर तरामीम वगैरह ज़रूरी हैं कि कम अज़ कम ये जो एक इल्ज़ाम है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तहरीक इंसाफ के लोगों पर हाथ नहीं डाला जा रहा, इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए बात यह तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नैब के जो ऑर्डिनेंस है उसमें या नैब का जो बिल है उसमें कुछ चीज होनी चाहिए, लेकिन उसका अपना एक वक्त होगा, उसका अपना एक माहौल होगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि अगर आप एक नेशनल इंटरेस्ट का बिल हो उसको अप्रूव कराने के लिए आप उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो उससे तो फिर वो स्पिरिट है, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे हमें एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं
जिसमें आप जो है तो कंडीशनल कर रहे हो अपनी कंडीशंस को, तो वो हम अंडर प्रेशर तो हम काम करेंगे नहीं। एक दफा ये फैटअप का बिल हो जाए, उसके बाद बैठ के बातचीत हो सकती है। शिबली साहब, ये बताइएगा कि ईद के बाद सियासी माहौल गर्म होने वाला है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अब बिलावल साहब मिल रहे हैं शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ मौलाना साहब से मिल रहे हैं। प्रेशर एक बिल्डअप हो रहा है, तहरीक इंसाफ पर ऑब्वियसली परफॉर्म करने का अलग से दबाव है। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिस तरफ जाएगा तो फिर इस तरह मुतफिका बिल्स वगैरह डिस्कस करना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। ओपोजिशन बड़ा एक थ्रेट बनकर सामने आ रही है ईद के बाद। ये तो अपोजिशन बेसिकली इकट्ठा हो ही इसीलिए रही है कि जो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है या उसका जो लॉ है उस पे हुकूमत पे प्रेशर डाल सके। और तो इनका कुछ, ये तो सारा कुछ जाती है, ये कोई मुल्क के लिए नहीं हो रहा। ये सिर्फ अपने अपने केसेस को अपने आप को रिलीफ देने के लिए ये इकट्ठा हो रहे हैं और वो पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने, और हमें रियली इसकी कोई परवाह नहीं है और ना हम इससे कोई प्रेशर में आएंगे। हर एक का एक अपना पर्सनल एजेंडा है, इट्स नॉट अ नेशनल एजेंडा। तो हम ये समझते हैं कि उनको न तो कोई पजीराई मिलेगी और ना उनके साथ कोई ऐसा हम थ्रेट महसूस करते हैं। आई थिंक कि अपोजिशन को अपने किए धरे की माफी मांगनी चाहिए सारे पाकिस्तान से, और उन्हें अब जो है तो बजाय इसके कि अपने जाती केसेस को वो करने के उसके लिए एक ऐसा कानून लाने के लिए कोशिशों के उनसे कोई हासिल होगा नहीं उनको। ठीक, शिबली साहब, आखिरी सवाल आपसे कि यकतरफा एहतसाब का जो सिर्फ अपोजिशन नहीं, अब तो अदालतें भी कहना शुरू हो गई हैं, नैब को क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस बारे में? और नैब को, क्योंकि यकतरफा एहतसाब अब तो सामने नजर आना शुरू हो गया है कि जो तहरीक इंसाफ के जिन लोगों पर जो भी इल्जामात हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बमुश्किल हो रही हैं, बल्कि हो ही नहीं रही। नहीं, बिल्कुल ये ऐसी बात तो नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आती कि अपोजिशन के सारे बाहर फिर रहे हैं। मतलब है, अगर ये सही मानों में अगर एहतसाब हुआ होता, अगर हमारी उसमें मंशा शामिल होती तो फिर तो ये सारे जेलों में होते। ये तो ऐसा नहीं है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक तरफा एहतसाब हो रहा है? एक तरफा तो तब होता जब ये सारे अंदर जेल में। अभी तो ये सारे कोई लंदन में फिर रहा है, कोई इधर। सर, ये तो फिर भी जेल में चले गए शिबली साहब। आपका तो एक अलीम खान के अलावा नहीं गया अंदर। नहीं, तो अब अगर हमारा इतने इस तरह का तो हमारी पार्टी है नहीं कि हम कहें कि जी इस तरह की इतनी खराब में ये लोग हमारी पार्टी में हैं। तो जो भी होगा वो तो होगा। और देखिए, जो नैब का लॉ है वो तो हर एक के लिए एक ही है। हम ये नहीं कहते कि ये कोई बेस्ट लॉ है। हम ये नहीं कहते हैं कि जी हमारे कोई लोगों में जो है तो सारे फरिश्ते हैं। बट लीडरशिप लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, कैबिनेट लेवल पे हमारी हुकूमत इज द क्लीनेस्ट हुकूमत जो कि आपको 20, 25, 50 सालों में आपको मिली है। लेकिन वक्त बताएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें बजाय इसके कि ये मुल्क के मफाद के लिए लेजिस्लेशन में आगे ताउन करें, जी, इनको इस वक्त ताउन करें। ये इनको इस वक्त अपनी जात के लिए जो है तो जो नेगोशिएशन या जो माहौल बनाया है वो मेरा ख्याल है कि इनके लिए जो रही सही थोड़ी बहुत इनकी वो है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक, सेनेटर शिबली फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत को एक के बाद एक बुहरान का सामना है। पेट्रोल का बुहरान हो, आटा गंदम का बुहरान, चीनी का बुहरान। लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से बयानात आते हैं, एक्शन का ऐलान जरूर होता है, लेकिन इन बुहरानों का जिम्मेदार कौन है, ये जवाब अभी तक नहीं मिल रहा। आज वफाकी काबीना ने पेट्रोल के बुहरान पर एक नई तहकीकात का ऐलान किया, जिसके तहत एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर FIA अबू बकर खुदाबख्श की सरबराही में 7 रुकनी कमीशन में FIA समेत अटॉर्नी जनरल ऑफिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, DG एंटी करप्शन भी इस कमीशन में शामिल है। आपको याद दिलाते चले कि इससे पहले काबीना ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई, जिन्होंने तेल कंपनियों को जिम्मेदार करार देते हुए उन्हें जुर्माना किया, जिसके बाद हुकूमत ने अचानक जून की पहली तारीख का इंतजार किए बगैर तेल की मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए तक का इजाफा किया, जिस पर सवाल उठा कि क्या यह फैसला तेल की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इस तनकीद के बाद हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद कासिम की सरबराही में एक और कमेटी बनाई गई, जिसे 10 जुलाई
जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई और आज एक नया इंक्वायरी कमीशन अब बना दिया गया है जो हमारे जराये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर किया गया। लेकिन साथ ही साथ आज ही के दिन कौमी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल डिवीजन की जो तजवीज़ है उस पर पेट्रोल की कीमतों का जायजा जो है हर महीने की बजाय 15 दिनों के बाद करने की इजाजत दे दी है, जो इसलिए निहायत अहम है क्योंकि तेल के बुरान के दौरान पेट्रोलियम डिवीजन ने विफाकी काबीना को एक समरी पेश की थी जिस पर हमने तफसीली प्रोग्राम किया था। उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया था कि अगर तेल की कीमतों का तयन माहाना की बजाय 15 दिनों पर किया जाए तो आइंदा ऐसा कोई बुरान पैदा नहीं होगा, क्योंकि बड़ी तेल की कंपनियां भी यही चाहती हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत एक बार फिर तेल की बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने घुटने टेक चुकी है, जिसका एक सबूत तेल की कीमतों में अचानक इजाफे से भी मिला था। अब देखना यह होगा कि क्या ईसीसी के इस फैसले की तौसीक विफाकी काबीना करती है या नहीं, क्योंकि पहले भी बड़ी बात में हमने ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरह ओगरा और वजारत पेट्रोलियम ने PSO की बार बार तनबीह के बावजूद कैसे कार्रवाई करने से गुरेज किया, एक्शन नहीं लिया गया और हुकूमत को यह तजवीज़ देते रहे कि तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को ना दिया जाए। नाज़रीन, इसी पर तफसीली बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाज उल हक हमारे साथ मौजूद है। रियाज, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा इंक्वायरियां बनी, कमेटियां बनी, 10 जुलाई तक रिपोर्ट आनी थी, ये क्या हो रहा है? एक और कमीशन बन गया? जी बिल्कुल, आज एक और कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी काबीना ने दे दी और जो पिछला जो एक कमेटी बनाई गई थी शहजाद कासिम साहब की निगरानी में, उसका ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़े क्लियर अपने डिसीजन में ये कहा कि आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं वरना एक इंक्वायरी कमीशन बना देंगे। तो उसके बाद ये कमेटी जो थी वो डिसबैंड कर दी गई। आज मेरी नदीम बाबर साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से ये डिसबैंड हो गई है और अब बाकायदा तौर पर एक नई कमेटी बनाई गई है। तो जो बकिया काम जो अब तक वो कमेटी कर चुकी थी, चूंकि वो PM ऑफिस से एक एक्सटेंशन भी ले चुकी थी कि 10 जुलाई के बाद कुछ 10-15 दिन उनको टाइम दिया गया था, लेकिन वो जो काम अब तक किया है तो वो बाकायदा तौर पे इस कमीशन को अपने सारा काम वो जमा करवा देंगे। उसके बाद ये नया जो इंक्वायरी कमीशन है बाकायदा तौर पे एक वहीं से आधे से जो है स्टार्ट है वो लेगा और तमाम तफसीलात 1 महीने के अंदर अंदर जमा करवा देगा। इस पूरे मामले में ये तो बजाय नजर जो आ रहा है कि किसी न किसी को तो फायदा पहुंचाया जा रहा है ना। अभी तक ये पता चला कि पेट्रोल की कीमतों से जो अरबों रुपए कमाए गए, हमारे सामने तहकीकात आनी थी। कमेटी क्यों खेला जा रहा है? साफ क्यों कुछ जो इंक्वायरी होती है वो दब जाती है, फिर एक और इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाता है? इस मामले में अब तक अगर देखा जाए तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर हुकूमत बैकफुट पे नजर आती है। सबसे पहले ये हुआ, हमने देखा कि एक तरफ जो जून में सारा फायदा था जिसकी क्राइसिस पे कमेटी बन रही है, उसका तमाम फायदा OMCs ने या ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज ने, निजी जो तेल की कंपनी है तो उन्होंने लिया, बाकायदा तौर पे उन्होंने पैसे भी बटोरे और सारा कुछ हुआ, ज़ख़ीरअंदोज़ी भी हुई, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। चंद करोड़ का कुछ कंपनीज को जो है वो जो जुर्माना था वो उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा दूसरी जो उनकी कामयाबी थी वो आज हुई कि ECC से उसकी मंजूरी ली कि महीने के बजाय 15 दिनों में जो कीमतों का तयन है वो किया जाए, उनको रिवाइज किया जाए। तो गो के काबीना से इसकी मंजूरी होना बाकी है, लेकिन ECC से पास होना उनकी बड़ी कामयाबी है। और इस वक्त हुकूमत सिवाय कमेटियाँ बनाने के फिल वक्त कोई बड़ा हमें फैसला नज़र नहीं आ रहा और जो ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो कामयाबी से अपने जो फ़ायदे हैं वो हुकूमत से बटोर रही हैं और हुकूमत इस वक्त बिल्कुल बेबस है। ठीक, रियाज उल हक, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले एक पब्लिक सर्विस मैसेज हम देना चाहते हैं कि ईद में बिल्कुल चंद दिन रह गए, ईद उल अज़हा में, और आज भी मैं बहुत सी ऐसी जगहों पे गया कि अवाम बिल्कुल SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। मास्क भी तकरीबन कम ही लोगों ने अब पहनना शुरू कर दिए हैं और जो सैनिटाइजर्स वगैरह हैं उसका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए आज डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने कॉल करके ये दरख्वास्त हमसे की कि कम से कम जब तक आपका शो ईद तक है तो एक पब्लिक सर्विस का एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा कि खुदारा ये वबा कोरोना कहीं नहीं गई, अभी तक यहाँ पर है। और अगर हमने SOPs पर अमल ना किया, सोशल डिस्टेंसिंग, फासला ना रखा, हाथों को बार बार धोते नहीं हम और सैनिटाइज करना जो है अगर हमने बंद कर दिया तो ये वबा ऐसी है कि ये दोबारा आ सकती है और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो अपना और अपने अहलो अयाल का गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।